पाकिस्तान तड़फड़ा गया है। उनकी हुकूमत के जो जुड़े हुए लोग हैं हुकूमत से, वो अल्ल बल्ल बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जैसे पदों पर जो लोग विराजमान हैं वो आनन फानन में अपने सबसे पसंदीदा शगल की ओर बढ़ चुके हैं। यानी जब फंस जाओ, परेशान हो जाओ तो मदद की भीख मांगना शुरू कर दो। फ़ोन की घंटियां बजनी शुरू हो चुकी हैं। पिछले 2 दिनों में वहां के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने अलग अलग फ़ोन कॉल्स पर चीन, ईरान और ब्रिटेन में अपने समकक्षों से बात की। ये 3 फ़ोन कॉल्स तो ऐसे हैं जिनकी जानकारी सार्वजनिक है। बाकी किनसे और कैसी बात हुई, इसकी लिस्ट कई गुना लंबी हो सकती है। ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान में जंग छिड़ी तो कौन से देश हमारे साथ आएंगे, कौन पाकिस्तान का पक्षधर होगा, कौन से देश टांग अड़ाने से कतराएंगे और कौन से देश थाली के बैंगन के समान होंगे। अब तक ये तस्वीर कितनी साफ हुई है, आज के शो में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid, Hire and Sensodyne K. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। पहले जानते हैं कि पाकिस्तान ने कहां कहां फोन घुमाया। 27 अप्रैल को पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की। क्या बात हुई दोनों के बीच? चीनी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक डार ने, जो कि उनके विदेश मंत्री हैं, भारत के साथ तनाव के बारे में उन्हें जानकारी दी। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन हालात पर करीबी नजर रखे हुए है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन और पाकिस्तान अडिग मित्र हैं। चीन पाकिस्तान की वैध सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह समझता है और उसकी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा में उसके साथ खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी कोशिशों में भी उसके साथ खड़ा है। अब ये तो चोर मचाए शोर वाली बात हो गई, क्योंकि समझ से बाहर यह है कि आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान की ओर से कौन सी आतंकवादी विरोधी कोशिशें होती हैं। इशाक डार ने, जो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अगला फोन ब्रिटेन को लगाया। ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी से उन्होंने फोन पर चर्चा की। डार ने लैमी से बात करते हुए भारत के आरोपों को झूठा करार दिया। डेविड लैमी ने संवाद की अहमियत की बात की। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बात करते हैं। 26 अप्रैल को शरीफ और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन की फ़ोन पर बात हुई। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक शरीफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव घटाने में ईरान की तत्परता का स्वागत किया। दरअसल ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसके पिछले ही दिन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी 2 का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अब अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका इस वक्त दोनों ही देशों से संपर्क में है। 27 अप्रैल को इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को ईमेल पर भेजे एक बयान में कहा, वहाँ पर हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। हमने घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रखी है। हम कई स्तरों पर दोनों ही देशों से संपर्क में हैं और दोनों से ये अपील करते हैं कि एक जिम्मेदाराना समाधान निकाला जाए। हम इस आतंकी हमले की निंदा करते हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हैं। इसके पहले 25 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हमले की निंदा की। कहा कि भारत और पाकिस्तान अपने अपने स्तर पर स्थिति को सुलझा लेंगे, लेकिन वो कश्मीर विवाद की तारीख से अनभिज्ञ निकले। बोल पड़े कि ये विवाद 1500 साल से चल रहा है। लेकिन अमेरिका का रुख जांचने परखने के लिए इतनी जानकारी काफ़ी नहीं है। हमले के बाद वहीं से आए कुछ और बयान भी देख लेते हैं। पहला, हमले वाले दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। ट्रंप ने अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन भी किया और इस हमले की निंदा की। दूसरा, हमले वाले दिन ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने एक्स पर पोस्ट करके संवेदना व्यक्त की। उस दौरान वो सपरिवार भारत दौरे पर ही थे। हमले के पिछले दिन उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी हुई थी। तीसरा, 25 अप्रैल को अमेरिकी डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने आतंकियों की तलाश में भारत का साथ देने की बात की। उन्होंने एक्स पर लिखा, हम इस इस्लामी आतंकवादी हमले के बाद भारत के साथ खड़े हैं। चौथा और आखिरी बयान 27 अप्रैल को अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के डायरेक्टर काश
पटेल का आया। उन्होंने हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और भारत से लगातार साथ देने का वादा किया। कुल मिलाकर देखें तो इन बयानों से समझा जा सकता है कि फिलहाल अमेरिका कोई पक्ष लेता दिख नहीं रहा है। भारत को समर्थन देने की बात तो हो रही है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, लेकिन किसी भी स्तर पर पाकिस्तान की आलोचना भी करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये तो हुई मौजूदा वक्त की बातें। इतिहास हमें क्या बताता है, उससे हम वर्तमान के बारे में क्या अंदाजा लगा सकते हैं। सन 1947 बंटवारे के वक्त जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के सामने फैसला करने का मौका आया, हिंदुस्तान में शामिल होना है या पाकिस्तान में जाना है। हरि सिंह ने शुरुआत में आज़ाद रहने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही पाकिस्तान से आए कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर धावा बोल दिया। संकट में घिरे हरि सिंह ने मदद के लिए भारत से हाथ मिलाया और इस तरह जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। 1947-48 की लड़ाई के बाद 1949 में कराची समझौता हुआ। यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में एक सीज फायर लाइन बनी। इसके बाद नियंत्रण रेखा, उसको LOC इसको कहा गया, लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी शांति थी। कश्मीर पर विवाद जो है वो अंदर ही अंदर जारी रहा। पाकिस्तान ने दुनिया भर में इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की, पर भारत ने हमेशा इसे द्विपक्षीय मामला बताया, जैसा कि 1972 के शिमला समझौते में तय भी हुआ था। अब अमेरिका के रुख पर नजर डालिए आप। आज भले भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत हो, लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। सैम बर्क अपनी किताब मेन स्प्रिंग्स ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसीज में लिखते हैं कि अमेरिका की नज़र में सबसे बड़ी समस्या साम्यवाद थी, जबकि तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू के लिए उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म सबसे बड़ा खतरा था। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना सहयोगी चुना क्योंकि पाकिस्तान साम्यवाद विरोधी था। UN में भी अमेरिका और ब्रिटेन ने कई बार पाकिस्तान के पक्ष में वोट डाले। सोवियत संघ यानी रूस का भी रुख दिलचस्प रहा। शुरू में सोवियत संघ ने कश्मीर के मसले पर तटस्थता दिखाई, लेकिन धीरे धीरे वो भारत के नजदीक आया। 1955 में सोवियत नेता बुल्गानिन और खुश्चेव श्रीनगर आए और ऐलान किया उन्होंने कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम साथ हैं। अब बात करते हैं चीन की। 1950 के दशक में चीन भी कश्मीर पर तटस्थ न्यूट्रल राय रखता था, लेकिन जैसे जैसे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बढ़ा, चीन ने पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। 1960 के दशक में पाकिस्तान ने चीन से दोस्ती बढ़ाई और UN में चीन के समर्थन में भी रुख अपनाया। 1962 का भारत चीन युद्ध भारत के लिए करारा झटका था। भारत को एहसास हुआ कि केवल गुट निरपेक्षता के भरोसे सुरक्षा संभव नहीं है। भारत ने पश्चिमी देशों से सैन्य मदद मांगी। इसी दौर में अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत को सैन्य मदद भेजी, लेकिन बदले में कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की मांग भी तेज हो गई। 1971 में एक और बड़ा मोड़ आया जब पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश बना। इस युद्ध के बाद शिमला समझौता हुआ और नियंत्रण रेखा औपचारिक रूप से उसको मान्यता मिल गई, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी आदत नहीं छोड़ी। 1990 के दशक से लेकर के आज तक वो आतंकवाद के जरिए कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश करता रहा है। 9/11 के बाद दुनिया को आतंकवाद का असली चेहरा दिखा, खासतौर से अमेरिका को। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिका का साथ तो दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जारी रखा। दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ। भारत ने पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद खत्म करने के लिए दबाव बनाया। तब भारत और पाकिस्तान जंग के एकदम करीब पहुंच गए थे। अब ईरान की बात करते हैं। जब पाकिस्तान वजूद में आया उसी रोज ईरान वो पहला मुल्क था जिसने उसे औपचारिक मान्यता दी। आगे चलकर फरवरी 1955 में दोनों मुल्क एक ही तंबू के नीचे आ बैठे। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CENTO अमेरिका की शह पर बना ये गठजोड़ था जो सोवियत खतरे को रोकने के लिए बुना गया था। 1965 आया। भारत और पाकिस्तान के बीच वो जंग छिड़ गई। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स भारतीय हमला झेलते झेलते थक गए तो ईरानी सरजमीन पर उतर आए। ईरान ने उन्हें न सिर्फ आसरा दिया बल्कि उनकी टंकियां भरवाईं। 1971 की जंग में भी यही हुआ। बिना शोर शराबे के ईरान ने पाकिस्तान की मदद की। तब तक ईरान में रेजा शाह पहलवी का राज था। शाह ने पाकिस्तान में दिल खोल करके पैसा बहाया। इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान के नए उभरते कद को शाह की सरपरस्ती मिल रही थी, मगर 1979 में तेहरान के फलक पर तूफान आ गया। शाह को जनता ने उखाड़ फेंका। इस्लामी क्रांति हुई। खुमैनी का दौर शुरू हुआ। तब भी पाकिस्तान सबसे पहले नए ईरान को मान्यता देने वालों में से था। 1980 में ईरान इराक युद्ध भड़का। पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे से ईरान को समर्थन दिया। इधर अफगानिस्तान में सोवियत फौजें घुस चुकी थी। अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर के मुजाहिदीनों को हथियार दिए। पाकिस्तान ने उनका अड्डा बनना मंजूर कर लिया।
80 का दशक बीता, सोवियत संघ टूट गया, अफगानिस्तान में लड़ाई अपनों में होने लगी, पाकिस्तान ने नया पत्ता फेंका, तालिबान। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, शिया मुस्लिमों पर जुल्म बढ़ा, ईरान इससे तिलमिला गया, उसने अहमद शाह मसूद के नॉर्दर्न अलायंस को हथियार और मदद पहुंचा दी। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, 9/11 जिसको कहते हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर धावा बोला, उसके बाद पाकिस्तान ने अपना नकाब बदला, वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथी बन गया। उस समय के चक्र में अगस्त 2021 आया, तालिबान फिर से काबुल पर काबिज हुआ, पाकिस्तान ने फिर तालिबान को गले लगाया, मगर जल्द ही समझ आ गया कि ये डील महंगी पड़ने वाली है। तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को सर उठाने का मौका दिया, उन्हें मदद की, पाकिस्तान के लिए ये आफत बन गया। दूसरी तरफ ईरान भी परेशान था, उसकी 972 किलोमीटर लंबी सीमा अफगानिस्तान से लगी है, वहां से चरमपंथी ईरान में घुसपैठ करने लगे, सीमा पर गोलियां चली, सैनिक मारे गए, तालिबान और ईरान के बीच तनाव बढ़ता चला गया। पाकिस्तान और ईरान अब एक दूसरे पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाने लगे। सबसे बड़ा कारण बना बलोच आबादी, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान और ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान दोनों में बटी हुई है। जनवरी 2024 में ये मामला फट पड़ा, दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के भीतर मिसाइल हमले किए। अब जरा नजर घुमाते हैं सऊदी अरब की ओर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते भी काफी पुराने हैं। जब पाकिस्तान बना, सऊदी अरब ने भी उसे खुलकर के स्वीकारा, धर्म के नाम पर नजदीकियां रहीं। खासकर अफगान मुजाहिदीनों की फंडिंग में सऊदी अरब सबसे बड़ा दाता बना। पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब के हितों की रक्षा के लिए खुद को झोंक दिया। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान सऊदी तनाव चरम पर पहुंचा। पाकिस्तान दोनों के बीच एक अदृश्य रेखा पर चलने लगा। अफगान जंग के दौरान पाकिस्तान का झुकाव सऊदी अरब की तरफ रहा। तालिबान के शुरुआती दौर में भी सऊदी अरब ने समर्थन दिया। तालिबान को 1996 में मान्यता देने वाले 3 देशों में सऊदी अरब, पाकिस्तान और UAE थे। मगर जैसे ही तालिबान ने शिया मुस्लिमों का कत्ल करना शुरू किया, ईरान का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। हाल के वर्षों में जब पाकिस्तान की माली हालत डावाडोल हुई तो सऊदी अरब ने अरबों डॉलर की मदद उन्हें की, लेकिन सऊदी अरब को भी पाकिस्तान पर अब भरोसा नहीं रहा। 2015 में यमन युद्ध के वक्त पाकिस्तान ने सऊदी अरब को सैन्य मदद देने से इनकार कर दिया था। तब से सऊदी अरब ने अपने भरोसे का सेंटर कहीं और शिफ्ट करना शुरू कर दिया। भारत ने अपने लिए एक अलग राह बनाई है, रणनीतिक स्वायत्तता, यानी न पूरब न पश्चिम। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी इसी नीति को अपनाया। अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से रिश्ते निभाए। वही नीति ईरान के मामले में भी चली। 2019 में अमेरिकी दबाव में भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद किया, मगर रणनीतिक प्रोजेक्ट जैसे कि चाबहार पोर्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC जिसको बोलते हैं, और अशगाबाद एग्रीमेंट पर काम करना जारी रखा। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत ने अपने लिए एक वैकल्पिक ट्रेड रूट तैयार किया। सऊदी अरब और अमेरिका के साथ रिश्ते मजबूत रखने के बावजूद भारत ने ईरान से रिश्ता कमजोर नहीं होने दिया। एक और दिलचस्प बात है, ईरान ने कई बार कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने से इनकार किया है। अक्टूबर 2023 में तेहरान के कल्चरल काउंसलर मोहम्मद अली रब्बानी ने जम्मू कश्मीर में अमन चैन की तारीफ की, शिया समुदाय के लिए भारत को सबसे सुरक्षित ठिकाना बताया। ये बयान साफ इशारा था कि ईरान भारत के साथ अपने रिश्ते अलग पैमाने पर देखता है। तो कहानी साफ है, ईरान पाकिस्तान के रिश्ते इतिहास से आज तक उठते गिरते रहे हैं। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की दोस्ती भी अब उतनी अटूट नहीं रही है जितनी पहले हुआ करती थी। अब ईरान और सऊदी अरब की बात हो गई तो इजराइल की बात भी कर लेते हैं। इजराइल और पाकिस्तान, दो मुल्क जो इतिहास के नक्शे पर लगभग साथ साथ वजूद में आए, दोनों ब्रिटिश साम्राज्यवाद की देन, दोनों मजहब के नाम पर बने, पर एक ने टेक्नोलॉजी और सुरक्षा में दुनिया को चौंका दिया और दूसरा अब तक अपने वजूद को सही साबित करने में ही उलझा हुआ है। पाकिस्तान ने इजराइल को आज तक मान्यता नहीं दी है। उसका पासपोर्ट आज भी कहता है कि सारी दुनिया के लिए वैध सिवाय इजराइल के। तो सवाल है कि इजराइल किस तरफ झुकेगा। सीधी बात है, इजराइल का झुकाव हिंदुस्तान की तरफ ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लिए इजराइल हमेशा एक दुश्मन रहा है। हर मसले पर पाकिस्तान ने खुले मन से इजराइल का विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र से लेकर के इस्लामी सहयोग संगठन तक हर मोर्चे पर इजराइल के खिलाफ वोट डाला। दूसरी तरफ भारत और इजराइल का रिश्ता बीते 3 दशकों में बहुत मजबूती से आगे बढ़ा है। डिप्लोमेटिक रिश्ते, डिफेंस डील्स, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन। आज इजराइल भारत का भरोसेमंद साथी है। सवाल उठता है अब, अगर आज जंग होती है तो दुनिया किस तरफ खड़ी होगी? हमने जानकार से यही सवाल पूछा। अमेरिका, रूस, चीन जैसे बड़े देशों का रुख क्या हो सकता है? देखिए, 99 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था,
उसमें सारे देशों ने पाकिस्तान को एग्रेसर माना था और परपिट्रेटर माना था, और सारे देशों ने ये एक स्टैंड लिया था। और उस समय चीन भी पाकिस्तान को कहा था, ने भी पाकिस्तान को कहा था कि कारगिल में आपने इंटरवेंशन किया, हस्तक्षेप पहले किया है, इसलिए आपके लिए ये जरूरी है कि आप पीछे हटें। उसी तरह बिल क्लिंटन भी आए थे, दिल्ली आके मिले, फिर वो इस्लामाबाद गए। वहां पर तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उनको उन्होंने मुशर्रफ साहब को उन्होंने प्लेन में ही बुलाया, और इनफैक्ट वो शहर में भी नहीं गए, प्लेन में ही उनको बोला कि ये गलत हुआ है। तो उस समय की स्थिति ये थी। अब सऊदी अरेबिया, फ्रांस, जैसा आपने जिक्र किया, दोनों या जितने भी शक्तियां हैं ये चाहेंगी कि किसी ना किसी तरह ये जो संकट है उसको कैसे कम किया जाए और कैसे वापस से जो शांति की प्रक्रिया है वो बहाल की जाए। लेकिन ये तो जरूर है कि भारत इसका किसी ना किसी तरह सैन्य प्रतिकार तो जरूर करेगा, लेकिन मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि वो लिमिटेड होगा, कैलकुलेटेड होगा, मिनिमम रिस्क के साथ होगा, लेकिन ऑल आउट वॉर की संभावना मुझे नहीं लगती। अमेरिका, रूस, चीन, ईरान, सऊदी अरब की बात हो गई, लेकिन ये जानना भी अहम है कि यूरोपियन यूनियन के देश इस मसले पर क्या स्टांस रखते हैं और आने वाले समय में वो कैसा रुख रख सकते हैं। ईयू भारत का ही पक्षधर रहा है, या टेररिज्म के खिलाफ जो भारत की मुहिम रही है उसका पक्षधर रहा है, और इस समय भी वो वही करेगा कि वो भारत का समर्थन करेगा, और उग्रवाद किसी भी देश में पनप रहा हो, जिसने भी उसको पोषित किया है, उनकी वो भर्त्सना करते हैं, उनका प्रिंसिपल स्टैंड है, यहां भी वही करेंगे। लेकिन मैंने वही कहा कि अगर लिमिटेड स्ट्राइक है तो इसमें बहुत ज्यादा किसी के साथ आने या न आने की भी जरूरत नहीं। भारत ने अपना मन बना लिया है तो भारत वो करेगा, और उसके एस्केलेट होने की भी संभावना बहुत कम है। और पीछे हमने पाकिस्तान को भी देखा है कि ईरान ने उस पर अटैक किया था, और जो बलोचिस्तान और सिस्तान प्रोविंस है उनके खिलाफ जो वहाँ एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, वो कहते हैं पाकिस्तान सपोर्ट करता है, वहां भी उन्होंने अटैक किया, पाकिस्तान ने भी अटैक किया, उसके बाद बात खत्म हो गई। उसी तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान करता है, और तालिबान जो इस समय अफगानिस्तान में है वो करते हैं कि उनके कुछ बॉर्डर पोस्ट पे आके उनके सैनिकों को मारते हैं, तो वो भी घुस के मारते हैं। तो ये चलता रहता है, इसमें युद्ध की संभावना नहीं के बराबर रहती है। यहां भी वही होगा। यूरोपियन यूनियन उग्रवाद को कभी भी ये नहीं कहेगा कि अच्छी बात है, और पाकिस्तान का ही वो विरोध करेंगे, किसी तरह वो उग्रवाद की संभावना को या उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको खत्म किया जाए या बंद किया जाए। अगली खबर पर बढ़ने से पहले एक आखिरी बात, इतिहास में जो भी रहा हो, पर इस समय दुनिया में जो पावर डायनेमिक्स है वो बहुत अलग है। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, दुनिया उसे एक जिम्मेदार लोकतंत्र और वैश्विक शक्ति के तौर पर देखती है। पाकिस्तान की हालत आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य मोर्चे पर कमजोर है। अगर टकराव होता है तो कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर भारत को ज्यादा समर्थन मिलने की संभावना है। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी कनाडा से आई है। 28 अप्रैल को वहां आम चुनाव हो रहे हैं। जनता देश के 25वें प्रधानमंत्री का चुनाव करने जा रही है। वर्तमान प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कार्यकाल पूरा करने से पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी, जिस कारण वहां समय से पहले चुनाव कराए जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर कनाडा में 20 अक्टूबर 2025 को चुनाव होने थे। इस बार कनाडा में 4 मुख्य दल आमने सामने हैं: लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और ब्लॉक क्यूबेकॉइस। 343 सीटों पर चुनाव होने हैं। बहुमत का आंकड़ा 172 है। प्रधानमंत्री पद के 4 प्रमुख दावेदारों के बारे में भी जान लीजिए। लिबरल पार्टी से मार्क कार्नी हैं। 60 साल के कार्नी कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री हैं। पूर्व में बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुखिया रहे हैं। पार्टी में मजबूत पकड़ है उनकी। पार्टी नेता चुनते वक्त 85% उनको वोट मिले थे। कंजर्वेटिव पार्टी से उम्मीदवार हैं पियरे पोलिवियरे। 45 साल के पियरे पोलिवियरे 25 की उम्र में पहली बार सांसद बने। आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करने की वकालत करते रहे हैं। ट्रूडो पर उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी नीति की वजह से लोगों की जिंदगी मुश्किल हुई है।
इनके अलावा ब्लॉक क्यूबेकॉइस पार्टी से यवेस फ्रैंकोइस ब्लैंचेट और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से जगमीत सिंह भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने इसी साल 6 जनवरी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 9 मार्च को मार्क कार्नी लिबरल्स पार्टी के नेता चुने गए और 14 मार्च को प्रधानमंत्री चुने गए। संसद भंग होने से पहले तक लिबरल्स के पास 153 सीटें, कंजर्वेटिव के पास 120 सीटें, ब्लॉक क्यूबेकॉइस के पास 33 सीटें और एनडीपी के पास 24 सीटें थी। इसके अलावा ग्रीन पार्टी के पास केवल 2 सीटें थी और अब कनाडा फिर से चुनाव के मुहाने पर है। दूसरी सुर्खी, नॉर्थ कोरिया ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि उसने रूस यूक्रेन जंग में रूस की मदद के लिए अपने भी सैनिक भेजे थे। इससे पहले यूक्रेन, अमेरिका, साउथ कोरिया सहित कई देश इस तरह के आरोप लगा रहे थे, लेकिन नॉर्थ कोरिया इसको लगातार नकारता आ रहा था। दावा तो ये तक था कि नॉर्थ कोरिया ने जंग में करीब 10,000 सैनिक भेजे जो यूक्रेन के खिलाफ लड़े, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के हवाले से एक बयान जारी किया है। बताया है कि दोनों देशों के बीच हुए डिफेंस पैक्ट के तहत सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपने सैनिक भेजने का फैसला किया। हमारा उद्देश्य यूक्रेन के नियो नाजी ऑक्यूपायर्स को तबाह करना और रूसी सैनिकों की मदद से कर्स्क क्षेत्र को आज़ाद कराना था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उत्तर कोरियाई सैनिकों का धन्यवाद किया और तारीफ भी की। तीसरी सुर्खी ईरान से है। यहाँ का एक पोर्ट है बंदर अब्बास पोर्ट। स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है क्योंकि दुनिया का 40% तेल यहीं से निर्यात होता है। ये पोर्ट यूएई के नज़दीक भी है, इसलिए भी अहम है। भारत का ईरान, सऊदी अरब आदि देशों से व्यापार भी इसी रास्ते से होता है। बरास्ते बंदर अब्बास पोर्ट एक अन्य रास्ता डेवलप किया जा रहा है जिसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं। इसके ज़रिए भारत से रूस के बीच कारोबार आसान होगा। इस पोर्ट पर 26 अप्रैल को भयंकर ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट से पहले लाल रंग का धुआं उठता देखा गया, इसलिए इसे प्राथमिक तौर पर केमिकल ब्लास्ट बताया जा रहा है। 40 लोग मारे गए, 1200 से ज़्यादा घायल हैं। ये जानकारी ईरानी अधिकारियों ने वहाँ के सरकारी टेलीविज़न के हवाले से दी। 48 घंटे बाद भी फायर फाइटर्स आग बुझाने में अभी भी लगे हुए हैं। दुनियादारी में आज इतना ही। नेशनल खबरों के हमारे शो दी ललन टॉप शो में आप देखिए आज कि पहलगाम हमले के दोषी जो आतंकवादी हैं, जो हत्यारे आतंकवादी हैं, सुरक्षा बलों को यकीन है कि वे बहुत जल्द अंजाम तक पहुंचा दिए जाएंगे। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है संभवतः 2 मोबाइल फ़ोन। पूरी कहानी ललन टॉप शो में देखते रहिए दी ललन टॉप।